चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की नींद उड़ा रखी है। कोई इसे विकास का सबसे सुनहरा मौका कहता है तो कोई एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन सारे शोर शराबे से दूर जाकर सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर यह समझेंगे कि आखिर चीन का ये विशाल विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असल में काम कैसे करता है और दुनिया के लिए इसके असल मायने क्या हैं। चलिए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी ऋण जाल कूटनीति। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां कर्ज देने वाला जानबूझकर किसी देश को इतना भारी कर्ज दे दे जिसे चुकाना नामुमकिन हो, और जब वो देश डिफॉल्ट कर जाए तो कर्ज देने वाला उसकी अहम संपत्तियों पर कब्जा कर ले। काफी डरावना लगता है ना? क्या वाकई विकासशील देशों को जानबूझकर कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है? इसी बहुचर्चित नैरेटिव की आज हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। आज का हमारा ये सफर इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहले द बेल्ट एंड रोड को समझेंगे, फिर बहुचर्चित ऋण जाल की कहानी पर गौर करेंगे, उसके बाद डेटा के जरिए मिथकों की सच्चाई जानेंगे, परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और दरारों की हकीकत देखेंगे, और अंत में चीन के बदलते रवैये और इसके वैश्विक परिणामों को समझेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द बेल्ट एंड रोड, इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण प्रोजेक्ट। 2013 में शुरू की गई इस पहल का मकसद नए व्यापार मार्गों के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल देना था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये चौंका देने वाला आंकड़ा दिखाता है कि चीन की योजना कितनी विशाल है। हम यहाँ लगभग 150 देशों में फैले बुनियादी ढांचे के एक ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो मानव इतिहास में शांति काल में पहले कभी नहीं देखा गया। नई सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह और बिजली घर, इन सब का मकसद सिर्फ एक है, वैश्विक व्यापार के केंद्र में चीन को मजबूती से स्थापित करना। अब सवाल यह है कि आखिर विकासशील देश चीन के पास ही क्यों जाते हैं? देखिए, जब किसी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है तो पारंपरिक रूप से वो विश्व बैंक या IMF के पास जाता है। ये संस्थाएं कम ब्याज दर तो देती हैं, लेकिन इनकी शर्तें बहुत कड़ी होती हैं, लंबी जांच होती है और काम काफी धीमा होता है। लेकिन चीन का मॉडल एकदम अलग। ये तेज निर्माण का वादा करता है, कोई लंबी जांच पड़ताल नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होती। हालांकि इसमें व्यावसायिक दरें और बेहद गुप्त शर्तें शामिल होती हैं। यही बिना सवाल जवाब वाली स्पीड कई नेताओं को रातों रात विकास का सपना पूरा करने के लिए बहुत आकर्षक लगती है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, ऋण जाल की कहानी। क्या ये एक भू राजनीतिक हथियार है? इस सवाल ने पश्चिमी देशों के उस लोकप्रिय सिद्धांत को जन्म दिया है जिसे हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। ये वो नैरेटिव है कि बीजिंग जानबूझकर देशों को कर्ज में डुबा देता है ताकि उनकी रणनीतिक संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। दुनिया भर में कुछ विशिष्ट मामलों को इसके सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे 99 साल की लीज पर एक चीनी कंपनी को सौंप दिया गया, या फिर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसे 40 साल की लीज पर दिया गया और जहां राजस्व का 90% हिस्सा सीधे चीन को जाता है। युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर भी कर्ज के बदले कब्जे की अफवाहें खूब उड़ी। इन्हीं उदाहरणों के दम पर आलोचक कहते हैं कि ये महज व्यापार नहीं बल्कि नए जमाने का आर्थिक उपनिवेशवाद है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आइए बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, मिथक का खंडन। डेटा वास्तव में क्या दिखाता है? शोर शराबे से दूर असल आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। जब हम डेटा पर नजर डालते हैं तो जानबूझकर रचे गए जाल की कहानी पूरी तरह टूटती हुई दिखाई देती है। श्रीलंका का ही उदाहरण लेते हैं। अगर उनके वास्तविक विदेशी कर्ज का ब्रेकडाउन देखें तो चीन का हिस्सा केवल 10% है। जी हां, सिर्फ 10%, जबकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 47% पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों और निजी बॉन्ड होल्डर्स के पास है। इसके अलावा 13% एशियाई विकास बैंक के पास भी है। ये डेटा साफ दिखाता है कि श्रीलंका के भयानक आर्थिक संकट के पीछे सिर्फ चीन का हाथ नहीं था, बल्कि बाजार से उठाया गया भारी और महंगा कर्ज इसका कहीं बड़ा कारण था। और दुनिया के सबसे मशहूर डेप्ट ट्रैप यानी हम्बनटोटा पोर्ट के इतिहास को खंगालने पर एक और दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इस पोर्ट का विचार चीन का था ही नहीं,
2003 में एक कनाडाई कंपनी ने इसका शुरुआती अध्ययन किया था। जब पश्चिमी देशों ने फंडिंग से मना कर दिया, तब 2007 में जाके चीन आगे आया। और सबसे जरूरी बात, 2017 में जब इस पोर्ट को पट्टे पर दिया गया तो उससे मिला पैसा सीधा चीन के पास नहीं गया, बल्कि तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने ऊपर लदे पश्चिमी कर्जों को चुकाने के लिए किया। यानी ये कोई गुप्त चीनी साजिश नहीं थी, बल्कि स्थानीय राजनीति और आर्थिक मजबूरी का एक हताश प्रयास था। इस बात को और पुख्ता करता है जॉन्स हॉपकिंस और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं का यह बयान। सैकड़ों चीनी अनुबंधनों की गहराई से जांच करने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि चीनी बैंकों ने कभी भी जानबूझकर किसी देश से कोई संपत्ति जब्त नहीं की है। कर्ज पुनर्गठन हुए हैं, मोहलत भी दी गई है, लेकिन सीधे तौर पर संपत्ति हड़पने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूरे वैश्विक नैरेटिव को बदल कर रख देता है, और ये हमें याद दिलाता है कि भू राजनीति में जो कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर होती हैं, वे हमेशा 100% सच नहीं होती। तो अगर जाल वाली बात सच नहीं है, तो फिर असल समस्या क्या है? भाग 4, भ्रष्टाचार और दरारें, एक जटिल वास्तविकता। सच्चाई कहीं अधिक जटिल और जमीनी है। भले ही कर्ज का कोई सुनियोजित जाल न हो, लेकिन इन चीनी परियोजनाओं की विफलताएं एकदम डरावनी और असली हैं। जरा इन पर गौर कीजिए। युगांडा के $480 मिलियन के विशाल हाइड्रो पावर प्लांट में 500 से ज्यादा दरारें पाई गई हैं। इक्वाडोर में जंगल के बीच बसाया गया एक आधुनिक टेक शहर अब धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है और पूरी तरह वीरान पड़ा है। श्रीलंका का मटाला हवाई अड्डा, जिसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता है, हर दिन भारी नुकसान झेल रहा है। और केन्या की $3.6 बिलियन की हाई स्पीड रेलवे आज तक मुनाफे के लिए तरस रही है। खराब गुणवत्ता और बिना सोचे समझे किए गए निर्माण ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़कर रख दी है। और इन मेगा प्रोजेक्ट्स में एक और बहुत बड़ी खामी है पारदर्शिता की कमी। इसका सीधा फायदा उठाया है स्थानीय भ्रष्ट राजनेताओं ने। मलेशिया में तो अरबों डॉलर के रद्द किए गए रेल प्रोजेक्ट्स सीधे तौर पर कुख्यात 1MDB भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़े पाए गए। कांगो में खनन सौदों का लाखों डॉलर विकास के बजाय सीधे वहां के पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जेब में चला गया। वहीं पाकिस्तान में $62 बिलियन के विशाल आर्थिक गलियारे से धन की इतनी हेराफेरी हुई कि वहां अब चीनी परियोजनाओं के खिलाफ गहरी स्थानीय नाराजगी पनप चुकी है। जब पैसे का लेन देन गुप्त होता है तो अक्सर विकास पीछे छूट जाता है और सिर्फ भ्रष्ट नेता ही अमीर बनते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, प्रवर्तक और परिणाम, बदलता वैश्विक परिदृश्य। आज की तारीख में वे तमाम महत्वाकांक्षी सपने अब आर्थिक वास्तविकता से टकरा रहे हैं। आज दुनिया की आर्थिक जमीन तेजी से खिसक रही है और इसका असर चीन पर भी पड़ा है। चीन की अपनी धीमी होती घरेलू अर्थव्यवस्था ने उसे दुनिया भर में धड़ल्ले से नया कर्ज बांटने से रोक दिया है। नतीजा, चीन अब एक उदार, मुस्कुराते हुए ऋणदाता से बदलकर दुनिया का सबसे सख्त कर्ज वसूलने वाला बन गया है। अब बीजिंग साफ कहता है कि वो तब तक किसी देश का कर्ज माफ नहीं करेगा जब तक कि IMF और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थान पहले अपना नुकसान उठाने के लिए राजी न हो। इस खींचतान ने कई गरीब देशों को बहुत मुश्किल हालात में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ पश्चिमी देश बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड और EU ग्लोबल गेटवे जैसी नई पहलों के साथ वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर है। वहीं दूसरी तरफ चीन का तरीका अब पूरी तरह से इमरजेंसी मोड में चला गया है। नए और शानदार प्रोजेक्ट्स बनाने के बजाय चीन अब बस अपने डूबते हुए पुराने निवेशों को बचाने में लगा है। वो केवल इसलिए शॉर्ट टर्म इमरजेंसी लोन दे रहा है ताकि उधार लेने वाले देश डिफॉल्ट ना करें और चीन का पैसा ना डूबे। यह एक डूबते हुए जहाज से पानी बाहर निकालने जैसा है। यही वजह है कि चीन का ये बचाव ऋण पिछले कुछ ही सालों में 5% से उछलकर सीधे 58% पर पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा और चिंताजनक बदलाव है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बुनियादी ढांचा किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी असल कीमत क्या है? जैसे जैसे ये वैश्विक प्रभाव का नया युद्ध क्षेत्र बन रहा है, एक बेहद अहम सवाल खड़ा होता है। क्या विकासशील देश आधुनिकीकरण के लिए एक सच्चा भागीदार खोज पाएंगे, या फिर वे सिर्फ एक तरह की आर्थिक निर्भरता से निकलकर किसी दूसरी तरह की निर्भरता के जाल में फंस रहे हैं? क्या पुराने कर्जदारों से आजादी का मतलब सिर्फ एक नया कर्जदार बन जाना है,
ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।